Good morning, students. Good morning, sir. Sir. Good morning. Good Good morning, morning, sir. नमस्कार नमस्कार. Good morning, sir. Good morning बेटा. Good morning. तो how are you people? पढ़ा था कल कुछ रिवाइज किया था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो डन. गुड मॉर्निंग. चलो वेट फॉर 2 minutes then we'll start. आज अपन आगे पढ़ेंगे. Today the topics will be charging by induction, electroscope, charging of pith ball और एनसीईआरटी के 1-2 इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. Saraswati Ayush. Saraswati is new student. नोटबुक बनानी. हाँ बेटा मेक अ नोटबुक. नोट्स तो देखो बनाने जरूरी है, वो तुम्हारे ही काम आएंगे. मैं अपने लिए थोड़ी बनवा रहा हूँ. जब एग्जाम्स नियर होते हैं तो फिर मिलता नहीं है कुछ कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है. तो इसलिए नोट्स बनाते जाओ. इट विल हेल्प यू. बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के नोट्स बना लो. और इंग्लिश हिंदी एज वेल, वो भी काम का है. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो टुडे वी विल रीड अबाउट द, देखो अपन ने वो पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था और क्वांटाइजेशन पढ़ लिया था. आज अपन पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विच इज द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके. अब यहाँ देखना, इससे पहले अपन रीड करते हैं. कहाँ है मेरा? देखो, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम द इलेक्ट्रिक चार्जेस आल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ कंजर्वेशन. बट इसके थोड़े कंजर्वेशन के रूल अलग हैं. ठीक है. एक मिनट, लेट मी म्यूट एवरीवन. म्यूट कर लो बेटा, हल्ला हो रहा है. चलो Excuse me, sir. हाँ बेटा. सर वो कल कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए थे सर, वो बता. कल बेसिक बताया था बेटा, फिर स्टार्टिंग ऑफ चार्जेस. ठीक, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा. ठीक है. चलो लेट्स स्टडी दिस थिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. आकर्ष वर्मा, मत करो ये सब. हाँ. तो यहाँ पे दो चीजें हैं. एक है आइसोलेटेड चार्ज, है ना. तो सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस में नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. ये किसके लिए है? इट इज फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज. अगर कोई एटम आइसोलेटेड है तो उसका चार्ज ना अपन क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का. ठीक है. यहाँ देखो, एट न्यूक्लियर लेवल डीके ऑफ यूरेनियम 238. अब जो यूरेनियम 238 है वो हाईली अनस्टेबल होता है. ठीक है. इट इज हाईली अनस्टेबल. तो यूरेनियम 238 इसका एटॉमिक नंबर होता है 92. ये इसका ब्रेकडाउन होता है या फिजन होता है और ये बनाता है थोरियम 23490 और 4He2. तो अगर आप चार्ज की बात करो, चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92. यहाँ पर कितना है? 90 और यहाँ पे 2, मतलब जितना चार्ज डीके के पहले था उतना ही चार्ज डीके के बाद में. तो यहाँ पे ऑल दो फिजन हो रहा है, डीके हो रहा है, बट आपका जो टोटल चार्ज है, जो आपका एटॉमिक नंबर है, वो कंजर्व्ड है. सो दिस इज फॉर अ आइसोलेटेड चार्ज. बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है. तो ये आइसोलेटेड चार्ज हो गया. अब देखो, एक चीज होती है, आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, हर पार्टिकल का इस दुनिया में एक एंटी पार्टिकल होता है.
है ना। एंटी पार्टिकल कैसे है, जैसे जहाँ प्यार है वहां टकरार है ना, जहाँ खुशी है वहां पे गम है। तो उसी प्रकार हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। अब एंटी पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो एक पॉजिट्रॉन होता है, ठीक। तो जो एंटी पार्टिकल है उसका जो चार्ज होगा वो अपने पार्टिकल का जस्ट अपोजिट होगा, पहली चीज, ठीक। मास सेम रहेगा, मास में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, और जो स्पिन है वो भी अपोजिट होगा, ठीक है। तो व्हाट आर एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन पार्टिकल। अब वो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो चार्ज अपोजिट रहेगा, पहली प्रॉपर्टी, मास सेम रहेगा और स्पिन भी अपोजिट रहेगा। कहने का मतलब, मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसके बारे में ज्यादा अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ देखो सेकंड एग्जांपल, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है, ये देखो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी, चार्जेस इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब इसका एक क्वेश्चन ये भी कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है, एक है एनहाइलेशन और एक है पेयर प्रोडक्शन। अब देखो एनहाइलेशन कब होता है, ये ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस ई प्लस, ई प्लस मतलब इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिट्रॉन है ई प्लस। क्या बताया मैंने, मास सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों मिलते हैं तो बनता है गामा रेडिएशन। अब गामा तीन प्रकार की रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, है ना। अल्फा में चार्ज होता है +2 यूनिट, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस नेगेटिव चार्ज होता है 1 यूनिट, और गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता। गामा की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, ये हमारी बॉडी के भी आर पार जा सकती है और बहुत डेंजरस है ये। बाकी अल्फा और बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर उतनी नहीं होती है। अल्फा पार्टिकल आयोनाइज करता है ना। अल्फा पार्टिकल कहाँ यूज किया था केमिस्ट्री में, किसी साइंटिस्ट ने यूज किया था ना अल्फा पार्टिकल, 9th में ही पढ़ा था यार। गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड सर। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड। में अल्फा अल्फा पार्टिकल यूज किया था। क्यों यूज किया था, क्योंकि उसको पार्टिकल्स को मतलब आयोनाइज करना है, बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड करना था, हाँ। तो ये गैस को आयोनाइज करेगा, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। ये भी आयोनाइज करता है बट उतना अल्फा पार्टिकल जितना नहीं करता। और गामा तो देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो बिल्कुल आयोनाइज नहीं कर पाएगा, बट इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है। और गामा रे पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। रेस्ट मास 0 मतलब ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, हमेशा मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये है एनहाइलेशन, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनहाइलेशन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं और दो गामा रे रेडिएशन के पार्टिकल बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके सब गामा रे बन जाएंगे और आपके सारे पार्टिकल खत्म हो जाएंगे। तो एक्चुअली नेचर कैसा है, नेचर बैलेंसिंग है। अगर गैलेक्सी में एक स्टार फूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है, तो उसी समय एक नया स्टार बनता है। जितना डेथ रेट है उतना बर्थ रेट है, खैर बर्थ रेट ज्यादा है थोड़ा, बट फिर भी कोई बात नहीं, वो तो हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर एक हाई एनर्जी गामा रे फोटोन है तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। तो ये पेयर प्रोडक्शन है, इसमें आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको केवल रिएक्शन याद करनी है। अब एक नंबर का सवाल आएगा, गिव वन एग्जांपल ऑफ पेयर प्रोडक्शन और गिव वन एग्जांपल ऑफ एनहाइलेशन। तो एनहाइलेशन में आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एग्जांपल देना है, गामा रे बन जाएगा। और पेयर प्रोडक्शन में एक गामा रे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल याद करें ना, ये सवाल कई साल एमसीक्यू में आया है, बहुत बार आया है, 1 मार्क का, ठीक है। बन जाएगा, ये चीज रटने वाला है पूरा। बाकी फिर यस अपन सर। इसके बारे में ज्यादा न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये कल अपन ने न्यूमेरिकल कर ही लिया था। चलो एक एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, ये रब करो यार जिसने भी ये ग्रीन ग्रीन बोला है, लोग सही में एकदम बच्चे हो 2 साल के। देखो, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब देखो, आपको हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज निकालना है, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं।
अच्छा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अच्छा, वाटर एज कंप्लीट न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, ये चीज आपको पता है। अब जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालने हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? मोल कंसेप्ट का, ठीक है। यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। अच्छा, अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मास पता होना जरूरी है। अब यहाँ कहीं भी मास नहीं दिया, तो आप मास 1 कप ऑफ वाटर का मास आप 100 मान सकते हो, 250, जो आपको सही लगे आप वो मान सकते हो। तो मैं जस्ट सपोज ये कर लेता हूं कि 1 कप ऑफ वाटर का मास 100 है, ठीक। 1 कप ऑफ वाटर का मास कितना है? 100 ग्राम, ओके। या 100 मिलीलीटर है, तो वाटर की डेंसिटी 1 होती, तो मास 100 आएगा। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। पहले आप ये निकाल लो कि 1 कप ऑफ वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। निकाल लोगे सब लोग? मोल कंसेप्ट आता Yes, है, sir. 11th में पढ़ा होगा ना। हाँ, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। पहले अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, फिर मुझे क्या पता है एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और टोटल एटम कितने? 2। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18. एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? हैं? 8. हाँ, 8। 8. हाँ, तो देखो कैसे करना है। पहले आप एक आर्बिट्ररी मास ले लो कि भाई 1 कप वाटर में 100 ग्राम पानी है। जैसे सपोज आप 250 भी ले सकते हो, कई बुक में 300 भी दिया, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप ये निकाल लो कि 100 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है। फिर आप ये निकाल लो कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 + 8, 10 इलेक्ट्रॉन। और वाटर न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो यहां से आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लोगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल में कृष रावत, हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल में आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि भैया एक मॉलिक्यूल में, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो आंसर, सपोज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 10,000 आया, तो 10,000 में कितने होंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है कंसेप्ट कैसे करना है टू एवरीवन? ओके, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। मास मैंने कितना ले लिया? 100 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। और अवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अब देखो ये 18 है, ये 6.022 को इजी करने के लिए इसको मैं 6 मान लेता हूँ, तो ये 6 1 सा हो गया, और ये 6 3 सा हो गया। 100/3 कितना आएगा बेटा? 100/3 आएगा 3 3 सा 9, 33.3। तो ये आ गया 33.3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अभी आपका सवाल खत्म नहीं हुआ, अब आपको क्या निकालना है, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसके बाद आप लिख देना कि भैया 1H2O में कितना होता है? 1H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 33.3 इंटू 10⁻23 H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो इजी। 33.3 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 33.3 इंटू 10⁻24। तो आप लिख देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to number of proton, which is equal to 33.3 into 10⁻24। क्लियर है सभी को बेटा? कोई डाउट? रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है। कोई डाउट है तो भी पूछ लो, यू कैन सेंड अ चैट मैसेज। क्लियर है ना? तो देखो ये एक चीज करना है कि एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल लगा देना, ठीक।
और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो तो मैं सारे करवा नहीं पाऊंगा, तो मैं सबके वीडियोस मैंने बना दिए, आई अपलोड इट इन द गूगल क्लासरूम, ठीक, तो आप देख लेना और बाकी खुद से भी ट्राई करना जो सॉल्व हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके चलो, देखो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, अब यहाँ देखो, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज। बहुत छोटे चार्ज को डिटेक्ट करता है और मेजर भी करता है, इसके दो फंक्शन है। ठीक, अब देखो apparatus कैसा है? अ मेटल डिस्क इज कनेक्टेड टू अ नैरो मेटल प्लेट। ये देखो, ये आपकी मेटल डिस्क है, ये वाली, ये गोल सी, ठीक है, ब्रास की है। इसको अपन ने मेटल प्लेट से कनेक्ट किया है एंड अ थिन पीस ऑफ गोल्ड लीफ इज फिक्स टू द प्लेट। ये आपकी गोल्ड लीफ है, ये वाला पार्ट। ठीक, दिस अरेंजमेंट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद एन आउटर कवर, और इसको एक ग्लास केस में बंद कर दिया है। ग्लास केस में क्यों बंद किया है? क्योंकि गोल्ड लीफ बहुत पतली है, तो वो एयर से भी, मतलब उसमें एयर का भी फोर्स लग सकता है, और चार्जेस को अपने को कंजर्व रखना है, यहाँ वहाँ ट्रांसमिट होने नहीं देना है, तो इसको अपने ग्लास में एक वैक्यूम में बंद कर दिया है। ठीक, अब देखो फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहला काम है, अगर आपको चार्ज पता करना है तो पहले जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको एक नोन चार्ज से आपको चार्ज करना है। एंड अरे सॉरी, नोन की स्पेलिंग गलत हो गई। नोन मतलब, जैसे सपोज मैं इसको पॉजिटिव से मैंने इसको टच करवा दिया, ठीक, तो ये पॉजिटिव, अगर मैं सुनो, अच्छा यहाँ भी दो चीजें हैं, एक टच करवाना है तो वो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा, और अगर जो ब्रास की प्लेट है उससे हल्का दूर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में सेम चार्ज ट्रांसफर होगा, इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज ट्रांसफर होगा। तो कभी क्वेश्चन आता है इसका लिखने को, एक मतलब इसका वर्किंग एंड ऑल तो लिखने को नहीं आता, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहले देख लेना कि चार्जिंग बाय कंडक्शन कर रहा है या चार्जिंग बाय इंडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो सपोज जैसे यहाँ पे चलो देखो, ये मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मैंने इसको टच कर दिया, तो नेगेटिव से टच करूंगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव जाएगा, तो ये आपकी गोल्ड लीफ नेगेटिवली चार्ज हो गई। अभी देखो, ये गोल्ड लीफ ऐसा है, दो पतली पतली प्लेट एकदम लीफ जैसी, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको क्या पता है? लाइक चार्जेस रिपेल। तो जब आप उसको नॉन चार्ज से चार्ज करोगे तो जो गोल्ड लीफ है उसकी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हो जाएंगे। अब मान लो आपने एक दूसरी बॉडी कांटेक्ट में लाई, सपोज ये आपने पॉजिटिव चार्ज को कांटेक्ट में ले आया, मतलब या आप ये मान लो कि आप कोई बॉडी को कांटेक्ट में ला रहे हो, अभी आप, मेरे को पता नहीं कि उसमें चार्ज है कि नहीं। अब देखो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि कोई भी, मतलब ये जो प्लेट्स हैं ना, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब जिस बॉडी को आपने टच किया है उसमें कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है। फिर से सुन लो, पहले गोल्ड लीफ को अपन ने चार्ज कर दिया एक नॉन चार्ज से, ठीक है, उनमें कुछ रिपल्शन हो गया, फिर मैंने एक बॉडी को टच करवाया, तो टच करवाने के बाद ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, तो अपन ये मान सकते हैं कि इसमें कितना चार्ज है? जीरो। दूसरा केस ये है कि मैंने एक बॉडी को टच करवाया और जो लीफ है, लीफ के बीच का मान लो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब रिपल्शन बढ़ गया, मतलब इस बॉडी में अब कौन सा चार्ज है? इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज और ज्यादा ट्रांसमिट कर दिया। और तीसरा केस है कि मैंने एक बॉडी को टच करवाया और ये जो गोल्ड लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कम हो गया। कम हो गया मतलब अब इस बॉडी में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्ज जाकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच का वो भी कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। है ना, सिंपल चीज है। इससे भी मतलब कभी लिखने को आज तक पेपर में नहीं आया इसका वर्किंग एंड ऑल, बट 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि भैया कि मैंने नेगेटिव चार्ज दिया था गोल्ड लीफ को, तो मान लो वो प्लेट्स ऐसे थी, फिर मैंने एक बॉडी लाई और उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो कौन सा बॉडी में कौन सा चार्ज है? तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सी नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो इसका एक क्वेश्चन, या तो ये पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है कि आप पूरा शो करो कि इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, या तो डायग्राम बन के आते हैं और एक स्टेप मिसिंग दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा,
बोलेगा इसमें कौन सा स्टेप लगेगा। ठीक, तो देखो कर कैसे रहे हैं। ये सबसे पहले ये बॉडी ए को देखो, यहाँ पे बॉडी ए एक न्यूट्रल बॉडी है। अब यहाँ पे चार्जेस हैं, बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब मैं बॉडी ए के पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाता हूँ। ओके, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और इसके अपोजिट एंड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे बोल सकता है, क्वेश्चन ये दे सकता है कि हाउ कैन यू चार्ज अ पिथ, इसको पिथ बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिथ बॉल। पिथ बॉल आप लैब में देखोगे, पिथ बॉल में क्या करते हैं, छोटी सी बॉल होती है, उसके ऊपर कंडक्टिव पेंट लगा देते हैं, ऐसा पेंट जो चार्ज पार्टिकल को गैदर कर सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकता है, वो कंडक्टिव पेंट होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि हाउ कैन यू चार्ज अ पिथ बॉल बाय इंडक्शन विथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आप उसको कैसे दे सकते हो, तो ध्यान रखना जब भी इंडक्शन करेंगे तो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है तो मैं कौन सी बॉडी लाऊंगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये मैंने नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाई। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया और नेगेटिव चार्ज अपोजिट एंड पे एक्यूमुलेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि केवल पॉजिटिव चार्ज रहे बॉडी पे, तो ये रॉड को यहाँ पे रखे रहना और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, जहाँ पर ये प्रेजेंट है वहां पे एक अर्थ वायर लगा देना, ये अर्थ वायर है। ठीक, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे वो ग्राउंड पे चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अभी जो रॉड है जिसपे ये नेगेटिव चार्ज है उसने इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड किया है। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम इस स्टेप में इस रॉड को हटा देते सपोज और फिर तुम अर्थ कर देते, तो पूरा चार्ज जो था वो पूरा अर्थ में चला जाता, या बॉडी आपकी न्यूट्रल हो जाती। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका सपोज ये स्टेप ए है, ये बी है, स्टेप सी है, इस स्टेप सी में जब अर्थिंग करनी है तो अर्थिंग करते समय इस रॉड को हटाना नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड पे चला गया, अब आप इस रॉड को दूर कर दो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बेटा कैसे करना है किसी पिथ बॉल को पॉजिटिव चार्ज, इजी है ना, बन जाएगा सभी से। अच्छा मान लो बोल दे कि इसको मुझे नेगेटिवली चार्ज करना होता, तो अगर उसको नेगेटिवली चार्ज करना होता तो फिर मैं कौन सी रॉड लाता, आई वुड हैव ब्रॉट अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। क्लियर है, विशाल, प्रांशु, दीपांशु, आकर्ष, स्नेहा, रुद्रेश, प्रसून, हिमांशी। ठीक है, चलो इसके बाद अब सुनो, ये तो सिंगल पिथ बॉल हो गई, अब इसके बाद डबल पिथ बॉल है। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ठीक बेटा, ओहो ये क्या, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट पार्ट है बेटा, चार्जिंग टू पिथ बॉल बाय इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये दो पिथ बॉल है आपकी, तो सबसे पहले आप दोनों पिथ बॉल को क्लोज कांटेक्ट में रखो, स्टेप्स आपको बस ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड आप लिया है, तो क्या होगा, इंडक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनको हल्का सा दूर करना है, हल्का सा, अभी एकदम क्लोज कांटेक्ट में थे, अब हल्का सा दूर करना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये रॉड को अभी हटाना नहीं है। अब जैसे आप हल्का सा दूर करोगे उसके बाद अब आपकी जो चार्ज रॉड है इसको आपको हटा देना है। अच्छा एक चीज और, मान लो आप इसको हल्का सा दूर कर रहे हो और अगर आप रॉड को पहले ही हटा देते दूर करने से, तो क्या होता, वापस से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं और आपकी बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाती है। तो ध्यान रखना, व्हेन यू आर मूविंग देम अ लिटिल बिट अपार्ट यू डोंट हैव टू रिमूव दिस चार्ज रॉड। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने चार्ज रॉड को हटा दिया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर चला गया और ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इनको और दूर कर दो, यहाँ पे ये हल्का सा दूर किया था, यहाँ डिस्टेंस आपका स्मॉल है और फिर इनको लार्ज डिस्टेंस पे आप ले आओ। तो जैसे आप लार्ज डिस्टेंस पे लाओगे इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन चार्ज टू पिथ बॉल बाय यूजिंग चार्ज बॉडी बाय इंडक्शन। ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखना, ये पहला स्टेप ए
बी सी डी ई। तो वही है क्वेश्चन, एमसीक्यू में आता है, 4 स्टेप दे देगा, एक स्टेप खा जाएगा और उसके डायग्राम दे देगा कि बताएगा कि भैया एक स्टेप कौन सा मिसिंग है, आपको ये बताना है। ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये सब मेमोराइज करने वाली चीजें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से बनेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, सेम फिर से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल। सॉरी यार बहुत नॉइस हो रहा है। हाँ ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। बिना टच नहीं करना मतलब किससे करना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, पॉजिटिवली करना है तो मैं कौन सा रॉड लाऊंगा, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाऊंगा। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, इसको नेगेटिव साइड वाले को ग्राउंड कर देना है, रॉड को दूर नहीं ले जाना है। क्यों नहीं ले जाना, क्योंकि अगर मैं रॉड को दूर ले जाता तो फिर सारा चार्ज गायब हो जाता, फिर ये चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये चार्ज बचा और अब आप रॉड को दूर ले जाओ तो आपकी बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अगर नेगेटिवली चार्ज करना होता तो मैं कौन सी बॉडी लाता, तब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाता। तो अब ये चार्जिंग ऑफ पिथ बॉल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे सभी से। किसी को कोई डाउट? बताओ, दीपांशु, स्वयं, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? मुस्कान, प्रसून, आर्ची, आशुतोष, आन्या, अरमान, ईशा, कशिश, सरस्वती, आकांक्षा, कोई डाउट नहीं है बेटा? है ना, सिंपल चीज है तो, है ना, एक दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, तो इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, आदर्श, यूनिक्सटो, यूनिक्सटो बट अपने नाम से जोड़ा करो। चलो ठीक है, अब अपना मेन टॉपिक चालू होता है विच इज कूलम्स लॉ। ठीक, अब कूलम्स लॉ थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बेसिक अपन पढ़ लेते हैं। देखो ये डेफिनेशन ऑल दी हुई है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। कूलम्स लॉ बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। कूलम्स लॉ क्या बताता है, इट टेल्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2। अच्छा ये कैसे चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं। अच्छा ये बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, 11th में पढ़ा होगा ना, व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एनीवन हु कैन टेल? अनम्यूट कर सकते हो या मुझे करना पड़ेगा? कौन बताएगा, रेज योर हैंड। प्रांशु, आदर्श, दीपांशु। कम डिस्टेंस वाले चार्जेस। नहीं नहीं सुन लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट का साइज जो गिवन डिस्टेंस है उससे बहुत ही ज्यादा छोटा हो। जैसे एक ट्रेन सपोज जर्नी कर रही है कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी का तो डिस्टेंस समथिंग 3000 किलोमीटर होगा, जो भी होगा अप्रोक्स, और ट्रेन की लेंथ मान लो 200 मीटर होगी। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो उस गिवन डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो इसको अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब भी अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, मतलब जो चार्जेस हैं उनका साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये पहला पॉइंट दिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद रहेगा दोनों को, है ना, दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। अब यहाँ देखो थर्ड पॉइंट में, जैसे मैंने इनको कंबाइन किया, ये थर्ड इक्वेशन है, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो मुझे क्या मिला, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट k लगता है, और ये आपका कूलम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू k टाइम्स Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब बात आती है k की, तो k किसके बराबर है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक, k को अपन क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आपका बन गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्लियर है इतना फोर्स का फॉर्मूला? ठीक है, तो जब अपन क्वेश्चन आगे करेंगे तो अपन k का यूज नहीं करेंगे, अब अपन पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। ठीक है,
अब बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको अपन बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिया ये ई दिया है, इसको ई मत लेना, इसको एप्सिलॉन नॉट लेना। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इसका देखो मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, है ना। कभी भी आप जाओगे कोई टेक्निकल इंटरव्यू देने तो आपसे यही सारी बेसिक चीजें पूछता है, ठीक है। तो अगर आप फोर्स का फॉर्मूला देखो तो क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने पढ़ा था क्लास 10th में, तो वैसे चार्जेस के बीच कौन सी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जस्ट सपोज ये Q1 से Q2 फील्ड लाइन जा रही है अट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है और फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एप्सिलॉन नॉट वो फैक्टर है जो बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जब फोर्स लगता है तो कितनी फील्ड लाइन आपकी मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती, मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती, जो रह जाती है। सपोज 100 फील्ड लाइन पास हो रही है Q1 और Q2 से, लेकिन मतलब 100 लाइंस हैं बट मान लो केवल 20 पास हो पा रही हैं और 80 पास नहीं हो पा रही, मीडियम ने उसको रोक लिया, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। चलो बेटा 1 मिनट से कम बचा है ना, तो फिर मैं कूलम्स लॉ कल से दोबारा चालू करूंगा।